हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम थर्ड ईयर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स में आज हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त के प्रकार। सुनिए, इसमें वित्त की परिकल्पना विभिन्न रूपों में की जा सकती है, यथा अवधि के आधार पर अल्पकालीन, एक वर्ष से कम अवधि वित्त, मध्यमकालीन, एक वर्ष से 5 वर्ष वित्त तथा दीर्घकालीन वित्त 5 वर्ष से अधिक। स्वामित्व के आधार पर निजी वित्त एवं सार्वजनिक वित्त तथा क्षेत्र के आधार पर आंतरिक वित्त एवं बाह्य वित्त। सभी प्रकार के संगठनों, निजी व्यक्तियों, व्यवसायियों, सरकार तथा सहकारिताओं को विभिन्न तरह के विभिन्न समयावधि के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। यह धन अथवा वित्त स्वयं का भी हो सकता है तथा उधार का भी। अन्य शब्दों में वित्त का जुटाव निजी बचतों से अथवा बाजार में अंश पत्र को बेचकर अथवा विभिन्न संस्थाओं से अल्पकालीन, मध्यमकालीन अथवा दीर्घकालीन ऋण प्राप्त कर किया जा सकता है। वित्त का जुटाव किस तरह किया जाए, यह आवश्यकता की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रत्येक प्रकार के वित्त के अपने गुण तथा दोष होते हैं। यहाँ हम वित्त के विभिन्न प्रकारों की संक्षिप्त विवेचना करेंगे। फर्स्ट है इसमें काइंड्स ऑफ फाइनेंस अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, यानी कि समय अवधि के आधार पर वित्त के प्रकार। आर्थिक क्रियाओं के संचालन में निजी वित्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा उधार के वित्त का आधार बनता है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि आर्थिक क्रियाकलाप यथा वाणिज्य, व्यवसाय, कृषि एवं उद्योग आदि मुख्य रूप से उधार के वित्त पर निर्भर करते हैं। ये उधार समय के आधार पर अल्पकालीन, मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन वित्त के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। पहला है अल्पकालीन वित्त। अल्पकालीन ऋणों की अवधि प्रायः 1 वर्ष अथवा उससे कम होती है। अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता कृषकों, व्यापारियों, उद्यमियों तथा निजी व्यक्तियों को पड़ती है। कृषकों को बीज, उर्वरक व चारा खरीदने, मजदूरी व लगान चुकाने, फसल की बिक्री करने, कुछ प्रकार के पारिवारिक व्यय तथा अन्य चालू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पकालीन साख की आवश्यकता पड़ती है। उद्यमियों को अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता कच्चा माल खरीदने, श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान करने, लगान, ब्याज तथा विभिन्न प्रकार की सेवाओं यथा बिजली तथा जल कर आदि का भुगतान करने हेतु पड़ती है। व्यवसाय के संदर्भ में अल्पकालीन वित्त को कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल भी कहा जाता है। निजी व्यक्तियों को अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता आवश्यक वस्तुओं को क्रय करने, जीवन बीमा की किस्त जमा करने, लिए गए ऋण का ब्याज एवं किस्त चुकाने, संकटकालीन स्थितियों जैसे मृत्यु एवं दुर्घटना आदि पर व्यय करने, जन्म, विवाह, बच्चों की पढ़ाई की फीस तथा अस्वस्थ होने पर इलाज करने आदि के लिए पड़ती है। यदि व्यक्ति की चालू आय उपयुक्त व्ययों हेतु कम पड़ जाती है, तब व्यक्ति ऋण लेकर इस तरह के व्ययों को पूरा करता है। इस तरह के ऋण को निजी अथवा व्यक्तिगत ऋण कहा जाता है। निजी ऋण प्रायः
उत्पादक नहीं होते, अतः ऋणदाता उसे देने में जोखिम महसूस करते हैं और ऋण पर गारंटी तथा जोखिम की पूर्ति करना चाहते हैं, जिसे वे ब्याज में सम्मिलित कर लेते हैं। अल्पकालीन ऋण प्रायः 1 वर्ष के लिए प्राप्त हो जाते हैं, परंतु प्रायः ये दीर्घकालीन ऋण में बदल जाते हैं, क्योंकि ऋण चुकाने के लिए नया ऋण ले लिया जाता है और यह प्रक्रिया लंबी अवधि तक चलती रहती है। इस तरह के रोलिंग ऋण, रोलिंग लोन की आलोचना विभिन्न कमेटियों द्वारा समय समय पर की जाती रही है। इससे निजी व्यक्ति, विशेषकर कृषक ऋण जाल में फंसकर रह जाते हैं। कुछ अल्पकालीन ऋण स्पष्ट ऋण होते हैं तथा उन पर किसी तरह की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु इस तरह के ऋण प्रतिष्ठित एवं जांच परखे पुराने निवेशकों को दिए जाते हैं। अब आता है मध्यमकालीन ऋण वित्त। मध्यमकालीन वित्त की अवधि प्रायः 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम होती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी बचतों को इक्विटी प्रतिभूतियों अथवा दीर्घकालीन ऋण पत्रों में निवेश न करके ऐसी सावधि जमाओं में रखते हैं, जिनकी परिपक्वता अवधि 1 से 5 वर्ष तक होती है, क्योंकि वे इसे कम जोखिम भरा समझते हैं। इस तरह की सावधि जमाएं वाणिज्य बैंकों तथा कुछ हद तक विकास बैंकों में की जाती हैं। इन जमाओं पर ब्याज की दरें परिपक्वता अवधि के अनुरूप निर्धारित की जाती हैं। परिपक्वता अवधि अधिक होने पर ब्याज की दर भी अधिक होती है। लोग राष्ट्रीय बचत पत्रों तथा किसान विकास पत्रों जैसे दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में भी अधिक ब्याज की दर 12% प्राप्त करने के उद्देश्य से भी निवेश करने को इच्छुक रहते थे, क्योंकि इन्हें परिपक्वता अवधि के पूर्व ही इन्हें भुनाया जा सकता था। वर्तमान में परिपक्वता अवधि से पूर्व इनके भुनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तथा इनके ब्याज की दरें भी घट गई हैं। अब आता है दीर्घकालीन वित्त। सुनिए, दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता कृषकों एवं व्यवसायियों को अपने व्यवसाय के संचालन हेतु पड़ती है। दीर्घकालीन वित्त 5 वर्ष से अधिक अवधि के और प्रायः 10 से 20 वर्ष तक के लिए प्राप्त किए जाते हैं। कृषकों द्वारा ऐसे ऋण प्रायः भूमि क्रय करने, भूमि पर स्थायी सुधार करने, महंगे कृषि यंत्र, ट्रैक्टर आदि खरीदने तथा अन्य पूंजीगत व्यय हेतु लिए जाते हैं। उद्यमियों को दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता कारखाने की बिल्डिंग बनाने, मशीनरी खरीदने और अन्य पूंजीगत उपकरण क्रय करने आदि के लिए पड़ती है। औद्योगिक वित्त की व्यवस्था की प्रमुख संस्थाएं हैं बैंक विकास, वित्त संस्थाएं, मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार। अब आता है नंबर 2, काइंड्स ऑफ फाइनेंस अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। स्वामित्व के आधार पर वित्त के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर वित्त को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है प्राइवेट फाइनेंस यानी कि निजी वित्त। जब निजी व्यक्तियों, संगठनों, संस्थानों तथा उपक्रमों द्वारा अपने व्यवसाय के संचालन हेतु वित्त की व्यवस्था की जाती है, तो ऐसे वित्त को निजी वित्त की संज्ञा प्रदान की जाती है। यह निजी वित्त इसलिए कहलाता है क्योंकि इसकी व्यवस्था निजी हाथों में होती है तथा निजी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस तरह के वित्त की व्यवस्था की जाती है। नंबर 2, पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक अथवा लोक वित्त। सार्वजनिक वित्त अथवा लोक वित्त से तात्पर्य सरकारी वित्त से है। लोक वित्त मूल रूप से
सरकारों के आय व्यय से संबंधित है तथा सरकारों से तात्पर्य केंद्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय सत्ताओं से है। लोक वित्त के अंतर्गत सरकारी आय व्यय के अतिरिक्त वित्तीय प्रशासन, लेखा प्रशिक्षण, परीक्षण एवं वित्तीय नियंत्रण आदि को सम्मिलित किया जाता है। इस तरह लोक वित्त अर्थशास्त्र का वह भाग है जो किसी देश की वित्त व्यवस्था तथा उससे संबंधित प्रशासनिक एवं अन्य समस्याओं का अध्ययन करता है और अंततः उसका उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास की गति को बनाए रखना होता है। शेयर अथवा अंशों का निर्गम औद्योगिक संस्थाओं की स्थायी वित्त की आवश्यकता की पूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार कंपनियों को 2 प्रकार के शेयर निर्गमित करने की अनुमति प्रदान की गई है। पहला है इक्विटी शेयर्स यानी कि समतांश तथा दूसरा है अधिमाह अथवा पूर्वाधिकार अंश यानी कि प्रेफरेंस शेयर। किसी कंपनी की वित्त व्यवस्था में समता अथवा साधारण अंश बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अधिकांश कंपनियां अपनी पूंजी का बहुत बड़ा भाग इसी तरह के अंशों को निर्गमित करके प्राप्त करती हैं। कंपनी की समता या साधारण अंश पूंजी को जोखिम पूंजी, रिस्क कैपिटल अथवा साहस पूंजी, वेंचर कैपिटल कहा जाता है। अधिमान अथवा पूर्वाधिकार अंश वे हैं जिनके धारकों को एक निश्चित दर पर लाभांश देने या कंपनी के समापन की दिशा में पूंजी को वापस पाने का पूर्वाधिकार दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।